प्लासी के युद्ध की कहानी को देखा गया और उसका नोट्स भी बनाया गया। हम लोगों ने बनाया कि क्या उसके कारण थे, कारण में भी आंतरिक कारण क्या था, बाह्य कारण क्या था, प्लासी के युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी, उसका परिणाम क्या था और उसका महत्व क्या था। इन सारे पहलुओं पर चर्चा करने के बाद अभी हम लोग एक जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, आईएएस के एग्जाम में जो प्रश्न होता है उसमें थोड़ा ट्विस्ट होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा जो लुभावन कहानियां होती हैं, प्रश्न वहां से आप नहीं कर पाएंगे। प्रश्न के लिए क्या है, प्रश्न के लिए थोड़ा सा आपको उसके विश्लेषणात्मक और जो कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे है, उस कहानी से हटकर इनडायरेक्ट वे पे जाना है। अभी बैच की शुरुआत है, अभी बहुत ज्यादा आप लोग, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा आप लोग नहीं कैच कर पाएंगे, बट उत्तर लेखन एक अभ्यास है। निरंतर इस तरीके से हर क्लास में हम लोग कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते रहेंगे। उससे क्या होगा, आप उत्तर लेखन के एक सांचे में ढलते जाएंगे। सही है, तो चलिए भाई, आप लोगों का अभिवादन बहुत ज्यादा संख्या में है। आप सभी लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए फटाफट क्लास को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या कर चुके थे, जो टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किया गया है, मुगलों का पतन और क्षेत्रीय राज्यों का उदय, इसके साथ यूरोपियों का आगमन हम लोग कर चुके हैं, आगमन। और कल हम लोग जो है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार पार्ट 1 देखा गया। अभी हम लोग कहां पर हैं, अभी हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार पार्ट 2 पर हैं। कल मैंने एक प्रश्न आप लोगों को दिया हुआ था। प्रश्न क्या था, प्रश्न था ऑन द 23rd जून द मिडाइवल एज ऑफ इंडिया इंडेड कमेंट। 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को भारत के मध्यकाल का अंत हो गया था। एक और प्रश्न यहीं पे मैं दे रहा हूं। अगला क्या है, तो अगला जो प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कोई वास्तविक युद्ध ना होकर बल्कि एक धोखा था। चर्चा करें। द बैटल ऑफ प्लासी वाज नॉट द रियल बैटल बट इट वाज द बिट्रॉयल। ठीक है, तो ये क्या है, ये दो प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को हम लोग अभी जो है देखा जाएगा। मैं बोर्ड से हट गया हूं, प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा, फिर से प्रश्न को पढ़ दे रहा हूं। 23 जून 1757 को भारत के मध्यकाल का अंत हो गया था। इस पे टिप्पणी करें हैं, टिप्पणी करें। और प्लासी का युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं था बल्कि एक धोखा था। चर्चा करें। चलिए भाई, तो पहले प्रश्न को उठाते हैं कि क्या आप सहमत हैं, क्या 23 जून 1757 को भारत के मध्यकाल का अंत हो गया था। अभी चूंकि नया नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश है, इसलिए आपको यह समझ में आ रहा है कि 23 जून को प्लासी का युद्ध हुआ था। अन्यथा यही घुमा देगा कि 23 जून 1757 को हुआ क्या था। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है भाई, एक तरीके से 23 जून 1757 ये हिडन है, प्लासी का युद्ध नहीं दिया हुआ है, एक हिडन है। 23 जून 1757 को क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्लासी के युद्ध से भारत के मध्यकाल का अंत हो गया था? क्या आप सहमत हैं भाई? तो इसे क्या देखना है, इसे हम लोगों को, इसी को कहते हैं उत्तर लेखन। डायरेक्ट आप अपना स्टैंड मत लीजिए, पहले स्टेटमेंट जो प्रश्न का कथन है उसे विस्तार दीजिए। तो आईएएस के लेवल पे अब धीरे धीरे आप लोग समझना शुरू कीजिए कि आईएएस के लेवल पे मॉडल आंसर नहीं लिखवाया जाता है। हर छात्र का अपना अलग अलग, उसी प्रश्न को 100 छात्र अगर लिख रहे हैं तो 100 छात्र का अलग अलग अप्रोच हो सकता है। तो यहां पर अप्रोच दिया जाता है, एक कह सकते हैं कि जो गाइडिंग वे है वो किया जाता है। इसमें पैरा 1 में आप क्या करेंगे, प्रश्न के पैरा 1 में प्लासी के युद्ध का परिचय, प्लासी के युद्ध के परिचय के साथ एक संक्षिप्त प्रस्तावना रखें, एक संक्षिप्त प्रस्तावना रखें। प्लासी के युद्ध का परिचय कैसे देंगे? 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य युद्ध लड़ा गया, जो अपने परिणाम में, जो अपने राजनीतिक परिणाम में एक निर्णायक युद्ध के रूप में था, जिसने भारतीय इतिहास के दशा और दिशा को मोड़ दिया। अगर उत्तर लेखन कला आप लोग को याद आ रहा है, तो उत्तर लेखन कला में मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि
प्रस्तावना और निष्कर्ष सृजनात्मक एक उसको जो है थोड़ा नवीनता दीजिए। आपकी प्रस्तावना में नवीनता क्या है? आपने एक परिचय दिया 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी के मैदान पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य युद्ध लड़ा गया, जो अपने परिणाम की दृष्टि से, जो अपने राजनीतिक परिणाम की दृष्टि से निर्णायक रहा, जिसने भारतीय इतिहास की दिशा और दशा को मोड़ दिया। जो प्रश्न है मध्यकाल का अंत हो गया, उसका एक झलक आपने क्या किया? एक झलक आपने अपनी प्रस्तावना में दिखा दिया। अब सारा खेल यह है भाई ना कि जो कहानी हुआ उससे स्टैंड क्या ले। आप लोग बताइए, आप लोग को क्या लगता है कि मध्यकाल का अंत हो गया था 23 जून 1757 को या नहीं हुआ था? आप लोग को अगर स्टैंड लेना होगा, आप लोग स्टैंड क्या लेंगे बताइए। तब तक मैं अगले पैराग्राफ को जरा अप्रोच करूं, पैरा 2। अब पैराग्राफ चेंज करेंगे। मैंने उत्तर लेखन कला में प्रस्तुतिकरण शैली आप लोग को बताया था। तो प्रस्तुतिकरण शैली में क्या है? प्रस्तुतिकरण शैली में ब्रीफ पैराग्राफ का प्रयोग करना है। यू हैव टू फॉलो द ब्रीफ पैराग्राफ व्हाइल योर आंसर राइटिंग। छोटे छोटे पैराग्राफ में आपको प्रस्तुतिकरण देना है। तो आप क्या करेंगे, पहले बताइए कि किन मायनों में इस पैराग्राफ में आप क्या बताएंगे, किन मायनों में मध्यकाल का अंत हो गया था। बड़े ही फेमस इतिहासकार हैं जदुनाथ सरकार, ये उनका कथन है। जब एक इतिहासकार कह रहा है कि भारत में मध्यकाल का अंत हो गया था, भाई कुछ तो हुआ है ना कि जिस आधार पे ये कहा गया, कुछ किस मायने में इन्होंने मध्यकाल का अंत बताया। मध्यकाल का अंत मैंने क्या कहा? अपने परिणाम की दृष्टि से भारतीय इतिहास की दशा और दिशा बदल दिया। मध्यकाल का अंत क्या करेंगे? आप बताएंगे कि भारत में यूरोपीय देश ब्रिटेन के नेतृत्व में, ब्रैकेट में ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगे, भारत में यूरोपीय देश ब्रिटेन के नेतृत्व में एक नवीन राजनैतिक युग की शुरुआत हुआ। मध्यकाल क्या था भाई? प्राचीन काल था। प्राचीन काल का अपना एक शासन प्रशासन प्रणाली था। लगभग कह सकते हैं 700 सालों का मध्यकाल जो है उनका अपना एक अलग, प्राचीन काल से एक अलग शासन प्रशासन का ठहरा था। अब प्लासी के युद्ध से क्या होता है? एक नवीन प्रशासनिक नेतृत्व का शुरुआत होता है, सृजन होता है। आगे बताइए कि प्लासी के युद्ध के पश्चात या युद्ध के बाद के वर्षों में कर लीजिए, बाद के वर्षों में भारत में ब्रिटिश शासन और प्रशासनिक प्रणाली पर एक नवीन शासन प्रशासन संरचना की नींव रखा गया। जदुनाथ सरकार ने किन तर्कों के आधार पर कहा भाई कि मध्यकाल का अंत हो गया? जो 700 सालों का मुगलों के जमाने में वजीर हुआ करते थे, मीरबख्शी हुआ करते थे, सूबा हुआ करता, मतलब हर एक उनका क्या था, हर एक उनका प्रशासनिक ढांचा, फारसी लफ्ज आपको मिलेंगे। अब प्लासी के युद्ध से ही अगले 200 सालों तक, 1757 से ही ब्रिटिश राजनीतिक शक्ति के रूप में आए, 1947 तक एक नवीन शासन प्रशासनिक प्रणाली पर आधारित जो है संरचना की नींव रखी गई। उदाहरण के लिए गवर्नर जनरल मध्यकाल की तर्ज पर, गवर्नर या गवर्नर जनरल कहिए, मध्यकाल की तर्ज पर वंशानुगत न होकर एक निश्चित समय अंतराल के लिए नियुक्त होते थे। अब वो दिन क्या हुआ भाई? अब वो दिन, जदुनाथ सरकार का कहना है कि जो वंशानुगत है वो दिन क्या हुआ? वो दिन लग गए। ऐसे चाहे तो एक दो उदाहरण और दे सकते हैं। अब क्या करना है? प्रश्न के अंत में जो है टिप्पणी करे लगना है, टिप्पणी करे हमें करना है। मींस कि हमें यदुनाथ सरकार का जो ये कथन है उसके कह सकते हैं डिफेंस में भी, उसके अपोज में भी जाना है। तो अगले पैराग्राफ में आइए, अगले पैराग्राफ में पैरा 3 पे आइए, और पैरा 3 में क्या करेंगे? पैरा 3 में यदुनाथ सरकार के इस कथन के विपक्ष में तर्क रखना है, अब विपक्ष में क्या तर्क रखेंगे? यदुनाथ सरकार जो भी करें वो प्लासी के बाद करें, बाद के वर्षों में।
विपक्ष में क्या तर्क रखेंगे भाई? अब ध्यान से समझिएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आईएएस के जो प्रश्न होते हैं कहानी से थोड़ा सा हटके होते हैं। अगर कहानी वाले प्रश्न हो ना तो इतने रट्टू तोता भारत में है ना कि ये इतना कठिन एग्जाम नहीं रहता। अब प्रश्न में क्या है? प्रश्न में है कि हमें यदुनाथ सरकार के कथन के विपक्ष में जाना है। पक्ष वाला सारा हम लोगों ने मुद्दा बता दिया। अब विपक्ष में क्या है भाई? 23 जून 1757 में भारत के मध्यकाल का अंत हो गया था। भारत के मध्यकाल का अंत हो गया था। प्लासी के युद्ध ने बंगाल के भाग्य का निर्णय किया था कि पूरे भारत के भाग्य का निर्णय किया था? विपक्ष में आप यही कहेंगे ना कि प्लासी के युद्ध ने पूरे भारत के राजनीतिक भाग्य का निर्णय नहीं किया था। प्लासी के युद्ध ने केवल बंगाल के राजनीतिक भाग्य का निर्णय किया था। अतः भारत में मध्यकाल के अंत का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है भाई। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं एकदम बच्चों? संजीदगी से बताइएगा। प्लासी का युद्ध बंगाल में लड़ा गया था ना, तो जो भी फैसला होगा वो बंगाल के भाग्य का निर्णय होगा कि पूरे भारत के भाग्य का निर्णय होगा? आज रसिया यूक्रेन में युद्ध लड़ा जा रहा है तो रसिया यूक्रेन के भाग्य का निर्णय होगा कि पूरी दुनिया के भाग्य का निर्णय होगा या पूरे यूरोप के भाग्य का निर्णय होगा? तो विपक्ष में हमें क्या कहना है? प्रश्न में क्या लगा है? भारत में मध्यकाल का अंत हो गया। तो आपको सीधे सीधे कहना है 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध ने बंगाल के राजनीतिक भाग्य का निर्णय किया था, न कि भारत के राजनीतिक भाग्य का। अतः भारत के मध्यकाल के अंत होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अगला विपक्ष का मुद्दा क्या बताएंगे भाई? अगला मुद्दा बताइए कि यदि देखा जाए तो इसने बंगाल में भी मध्यकाल का अंत नहीं किया था। यदि देखा जाए तो प्लासी के युद्ध ने बंगाल में भी मध्यकाल का अंत नहीं किया था। पहला विपक्ष में तर्क था कि भारत में मध्यकाल का अंत होने का कोई मुद्दा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लासी का युद्ध बंगाल में लड़ा गया। अगला विपक्ष का मुद्दा क्या है कि यदि देखा जाए तो इसने बंगाल में भी मध्यकाल का अंत नहीं किया था। कैसे भाई? प्लासी के युद्ध के पूर्व भी बंगाल में नवाब के पद की परंपरा चलती थी। प्लासी के युद्ध के पूर्व भी बंगाल में मध्यकालीन नवाब के शासन परंपरा चलता था। और प्लासी के युद्ध के बाद भी नवाब सिराजुद्दौला को हटाकर नवाब मीर जाफर को बना दिया गया। अर्थात बंगाल में भी मध्यकाल का अंत नहीं हुआ। बंगाल में मध्यकालीन नवाब की परंपरा प्लासी के युद्ध के बाद भी चलती रही तथा नवाब के अधीन प्रशासनिक संरचना। हम लोग पक्ष में कहां पे थे भाई? पक्ष में यही बता रहे थे ना कि एक नवीन राजनीतिक युग की शुरुआत हुआ और एक नवीन शासन प्रशासन संरचना की नींव रखा। तीसरा विपक्ष में पॉइंट बताइए कि नवाब के नेतृत्व में मध्यकालीन प्रशासनिक ढांचा यथावत चलता रहा। अब क्या करना है? अब पैरा 4 में आ जाइए। पैरा 4 में आकर के निष्कर्ष दे दीजिए और निष्कर्ष में क्या कहेंगे? इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकाल का भारत में मध्यकाल का अंत कोई आकस्मिक घटना नहीं था जो किसी दिन विशेष को घटित हुआ था, बल्कि मध्यकाल का अंत एक बृहद प्रक्रिया का परिणाम था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य विस्तारवादी नीति के अधीन वर्ष 1757 से 1857 के मध्य घटित हुआ था। चलिए भाई, आप मुझे बताइए, प्रश्न में कहीं पे शंका है तो उसका समाधान किया जाए। प्रश्न का कहानी से कुछ, प्लासी के युद्ध की कहानी से कुछ लेना देना नहीं था। अब मुझे फटाफट बताइए कि प्रश्न के उत्तर में कहीं पे शंका समाधान है तो फटाफट पूछ लीजिए। यदि क्लियर है तो मुझे क्लियर का मैसेज दिखना चाहिए कि जो हमारे सकारात्मक बच्चे हैं, जो मैं उनको समझाना चाहता था, मेरी बात उन तक पहुंच गई, ये मुझे दिख रहा है। हाँ, इसमें एक वेरी गुड, आप इसमें ना प्रस्तावना के नीचे एक मैप दे सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए भाई, तो ठीक है, मैं समझ गया कि बात मेरी आप लोगों तक पहुंच गई। अब इसमें एक मैप आप लोग दे दीजिएगा। मैप जो है प्रस्तावना के नीचे, जहां पे हम लोगों ने प्रस्तावना दिया है, इस प्रस्तावना के नीचे जो है एक मैप आप दे दीजिएगा। और जो बंगाल का वो है, यहाँ पे कुछ ऐसे गोल सा बना करके प्लासी का युद्ध ऐसे कर दीजिएगा। प्लासी का युद्ध ब्रैकेट में कर दीजिएगा।
23 जून 1757। नीचे एक लाइन और ऐड कर दीजिएगा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बस इतना कर देंगे तो 0.5 मार्क्स का आधा नंबर का आपको एडवांटेज मिल जाता है। प्रश्न का उत्तर क्या है भाई? प्रश्न का उत्तर बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये यही कला है, यही उत्तर लेखन कला है। एक छोटा सा मैप दे दिए, आधा नंबर मिल गया, ज्यादा आधा नंबर ज्यादा मिल गया। 20 प्रश्न होते हैं भाई, 20 प्रश्न में मैं मान के चलता हूं कि ऐसा छोटा छोटा आप जो कहा जाता है ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, 12 प्रश्न भी किए। 20 में 20 किसी को आता नहीं है बेटा, 20 में 20 किसी को आता नहीं है। अगर 10-12 प्रश्नों में भी ये बूंद बूंद से घड़ा भरने वाला काम आप कर लिए, एक पेपर में कितना 6 नंबर बढ़ा, कुल 4 पेपर या 10 प्रश्न में मान के चलता हूं 5 नंबर बढ़ा, कुल 4 पेपर 5 के 20 नंबर बढ़ा। ऑप्शनल के 2 पेपर 10 नंबर और बढ़ा दीजिए, 20 10 नंबर हो गया। ऐसे है, अगर ऐसे में भी ऐसा करते हैं 5 नंबर वहां भी बढ़ा दिए, 35 नंबर हो गया। ये केवल एक पहलू है उत्तर लेखन का, मैंने सारा पहलू इसलिए आधा घंटा समय लेकर बताया था। ऐसे ऐसे छोटे छोटे, जैसे मैंने निष्कर्ष भी लिख के दिखाया कि अरे भाई एक निष्कर्ष ये होता है, इस प्रकार हम देखते हैं कि 23 जून 1757 को मध्यकाल का अंत नहीं हुआ। ये कौन सा निष्कर्ष होता है भाई? ये तो एकदम से जो परंपरागत कहा जाता है ना, बीए में बच्चा लिखता था, इस प्रकार हम निष्कर्ष देखते हैं कि मध्यकाल का अंत नहीं हुआ। ये कौन सा निष्कर्ष है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जो मैंने लिख करके आपको दिखाया, प्रस्तावना भी मैंने आपको पढ़ करके बताया। ठीक है, तो आइए भाई अब आते हैं हम लोग। अच्छा बंगाल, मैं बंगाल बोलता हूँ शायद ना, मैं बंगाल, असल में मैं इंग्लिश मीडियम की ज्यादा बैचेज लेता रहा हूँ। वहां पर जो टोन है जो वो है, मैं इसी दिन आप लोग अच्छे भी कुछ नकारात्मक वाले बच्चे जो थे लगा देते सर नीचे किताब देख के वो करते हैं, इंग्लिश मीडियम का नोट्स है उसी से आपका नोट्स बनवाता हूँ। ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा टोन है जो बंगाल निकल जाता है, हिंदी में उसे बंगाल बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में दिल्ली कहते हैं, इंग्लिश में दिल्ली बोलते हैं। चलिए भाई हम लोग कहां पर आते हैं, दूसरे वाले प्रश्न पे आते हैं। दूसरा वाला प्रश्न क्या है? प्लासी का युद्ध, ये कहानी जो कहानी बताया गया था वहां से प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कोई वास्तविक युद्ध न होकर एक धोखा था। चर्चा करें, ये प्रश्न तो मुझे लगता है कि आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, प्लासी का युद्ध कोई वास्तविक युद्ध न होकर के एक धोखा था, इस प्रश्न को आप कर ले जाएंगे। इस प्रश्न में भी पैरा 1 क्या होगा? प्रस्तावना प्लासी के युद्ध के परिचय के साथ होगा। पैरा 2 में मैंने कल नोट्स में लिखवाया था नवाब के विरोधी। पैरा 2 में प्लासी के युद्ध के पूर्व बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियां, उसे बताइए और बताइए। इनकी विरोधी इनकी मौसी घसीटी बेगम थी, इनके कजिन ब्रदर जो हैं मौसेरे भाई पूर्णिया के नवाब शौकत जंग थे। इनका खुद का कैसे धोखा है भाई, सारी कहानी बताया था। क्लाइव जब आता है तो बंगाल से आता है, सॉरी मद्रास से बंगाल आता है, आकर के 9 फरवरी को जब कलकत्ता जीतता है, अलीनगर की संधि होती है, बाद में मार्च में वो चंद्रनगर जीत लेता है, जिस पर नवाब साहब ऑब्जेक्शन करते हैं, नवाब साहब जो है हस्तक्षेप करते हैं। अमी चंद को लेकर के इन्होंने किसको किसको मिलाया, प्लासी का युद्ध धोखा कैसे है? तो पैरा 2 में आप बताइए कि नवाब के विरोधी उनका मुख्य सेनापति मीर जाफर था, यार लतीफ था, राय दुर्लभ था, बंगाल का धनिक सेठ जगत सेठ था। जिसने क्या किया, जिसने इन लोगों ने अपने अपने निहित स्वार्थ के लिए बंगाल के नवाब को कंपनी के हाथों बेच दिया। फिर से बताता हूं, प्लासी का युद्ध कोई वास्तविक युद्ध ना होकर बल्कि एक धोखा था। इसमें क्या करेंगे? पैरा 1 आपका प्रस्तावना हो गया, पैरा 1 वही वाला प्रस्तावना होगा जो मैंने ऊपर बताया था प्लासी के युद्ध के परिचय के साथ। पैरा 2 में क्या बताएंगे? पैरा 2 में प्लासी के युद्ध के, जो कल मैं लिखवाया था, युद्ध के पूर्व बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियां में कौन कौन इनके विरोधी हैं वो मैंने कल लिखवाया हुआ है। पैरा 3 में कोई वास्तविक युद्ध ना होकर बल्कि एक धोखा था, अंत में चर्चा करने लगा, टिप्पणी करने नहीं लगा। चर्चा करने मतलब इसी को विस्तार करना है। तो पैरा 3 में क्या करना है? पैरा 3 में बताना है युद्ध की घटनाएं 23 जून को जो युद्ध हुआ उस समय क्या हुआ जो धोखा था। युद्ध की घटनाएं, युद्ध शुरू होते ही क्या हुआ? युद्ध शुरू होते ही सबसे बड़ा विश्वासघात, सबसे बड़ा धोखा दिया गया। नवाब के मुख्य सेनापति मीर जाफर ने नवाब को सूचित किया कि युद्ध की परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, विपरीत हैं, अतः आप युद्ध का मैदान छोड़कर चले जाएं। जब धोखे से नवाब सिराजुद्दौला को युद्ध के मैदान से हटा दिया गया, उसके पश्चात एक तरीके से मीर जाफर ने अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया था। केवल युद्ध के मैदान पर औपचारिकता निभाई जा रही थी और इस औपचारिकता में केवल मात्र 2 वफादार थे, मीरमदान और मोहनलाल। मीरमदान और मोहनलाल वीरता के साथ अपनी सैनिक टुकड़ियों के साथ युद्ध के मैदान पे घमासान मचाए थे, परंतु एक बार पुनः छल से, षड्यंत्र से मीरमदान और मोहनलाल को मार दिया गया और मात्र कुछ ही घंटों में प्लासी के युद्ध का निर्णय अंग्रेजों के पक्ष में हो गया। पैरा 4 क्या बोलेंगे? पैरा 4 बोलिए। इस प्रकार हम निष्कर्ष रख दीजिए। इस प्रकार हम निष्कर्षतः देखते हैं कि
प्लासी का युद्ध एक वास्तविक युद्ध नहीं था, बल्कि एक धोखा था जिसमें बंगाल के मुट्ठी भर लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए बंगाल के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों बेच दिया तथा इस युद्ध का दूरगामी प्रभाव यह पड़ा कि अंततः धीरे धीरे अंग्रेजों ने समस्त भारत को अपने राजनीतिक नेतृत्व में लेकर ब्रिटिश भारत की नींव रखी। ब्रिटिश भारत की नींव रखी। जो परंपरागत निष्कर्ष है उससे थोड़ा सा हो गया। मीरन ने नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर का लड़का मीरन था, जब नवाब सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान से भाग गया तो मीर जाफर के लड़के मीरन ने धोखे से सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। ये किसी का भी प्रश्न आया हुआ था। तो चलिए भैया मुझे ये बताइए दूसरा वाला प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? आधे घंटे से आधा घंटा के लगभग 40 मिनट होने वाला है। 40 मिनट से हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं। फटाफट मुझे बेटा बताइए दूसरा प्रश्न अभी समझ में आया कि नहीं? अभी देखिए जरूरी नहीं है कि हर बच्चा इसे लिख ही ले जाएगा, लेकिन गलत ही मतलब जो कहा जाता है ना कि गलत से ही लिखना शुरू कीजिए, धीरे धीरे एक बेहतर आंसर लिखना, 1-1.5 महीना लगेगा एक बेहतर आंसर लिखना सीख जाएंगे। ये मान के चलिए कि मैं विद्वान रहता तो मैं कुछ ज्वाइन क्यों करता। अतः जहां पर आपका लेवल है वहीं से लिखना शुरू कीजिए। इन दोनों प्रश्नों को आप लिखिएगा जरूर। दोनों प्रश्नों को आप अपने तरीके से, अभी लग रहा होगा बहुत अच्छे से समझ गए, जब लिखेंगे ना तो शब्द सीमा में लिखने में कठिनाई होगा। ध्यान से सुनिएगा। अभी आप लोग नए नए प्रतिस्पर्धी हैं, आप लोगों को बच्चों लग रहा होगा कि बड़े अच्छे से दोनों प्रश्न समझ में आ गया, लेकिन कल संडे है, आप लिखिएगा इसे। शब्द सीमा में सारी बातों को समाहित करने में कठिनाई होगा। जैसे बचपन में पहली बार साइकिल चलाए होंगे, दूसरों को साइकिल चलाना देख करके लगा होगा यार साइकिल चलाना बड़ा आसान है, चलाए होंगे तो एक आध दो बार गिरे होंगे, चोट लगा होगा, फिर धीरे धीरे आपने साइकिल चलाना सीखा। उत्तर लेखन भी वही है, तुरंत आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, पहले अपने शब्दों में जब इसे समेटेंगे तो कुछ कठिनाई होगा, परंतु विश्वास कीजिए गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो भी क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अरे जो लिखेगा ही नहीं उसको कठिनाई कहां से होगा भाई? जो लड़ेगा वही तो गिरेगा, तो लड़ने से नहीं डरना। चलिए अब आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? प्रथम चरण हम लोग कर रहे थे ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार का, साम्राज्य विस्तार का प्रथम चरण। प्रथम चरण में उत्तर भारत की विजय, उत्तर भारत की विजय। उत्तर भारत की विजय में अब कहानी कहां पर बढ़ रहा है? अब कहानी बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया। तो इसे भी हम लोगों को देखना है इस तरीके से। बक्सर के युद्ध के पूर्व बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियां, बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियां। अगला जो है बक्सर के युद्ध का कारण। कारण में राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण। अगला जो है युद्ध की घटनाएं, युद्ध की घटनाएं और बक्सर के युद्ध का परिणाम तथा बक्सर के युद्ध का प्रभाव। प्रभाव को किस रूप में देखेंगे? तो पहला जो है आकस्मिक प्रभाव और अगला जो है दूरगामी प्रभाव। आकस्मिक प्रभाव और दूरगामी प्रभाव। बक्सर के युद्ध का जो कारण है, देखिए बच्चों, तर्कस में कई तरीके के तीर होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि भारत में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है। सचिन तेंदुलकर के बारे में आप सुने होंगे, क्रिकेट का भगवान उन्हें कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। क्यों उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा गया? सचिन तेंदुलकर ने कभी ये नहीं कहा। उस जमाने के जो सबसे धुरंधर बॉलर थे, दुनिया भर के जो सबसे धुरंधर बॉलर थे, उनका कहना था कि सचिन का तोड़ नहीं निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक ही बॉल को वो 3-4 तरीके से खेल सकता है। एक ही बॉल को वो 3-4 तरीके से खेल सकते हैं। तो तर्कस में आप लोग भी, मैंने क्या कहा था, आप लोग अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में फंस गए थे। यूपीएससी का भी अपना एक चक्रव्यूह है।
और यूपीएससी के चक्रव्यूह को भेदने के लिए अभिमन्यु जैसा योद्धा नहीं बनना है, आपको अर्जुन जैसा योद्धा बनना है। अर्जुन जैसा योद्धा जिसे केवल मछली की आंख दिख रही थी, अन्य शिष्यों को सब कुछ दिख रहा था, दरबार दिख रहा था, पानी दिख रहा था, पानी में मछली दिख रही थी। जब गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं कि हाँ बेटा अर्जुन तुम बताओ जो है तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन कहते हैं कि गुरुदेव मुझे बस केवल जो लक्ष्य है मछली की आंख, मुझे मछली की आंख के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा है। गुरु को विश्वास हुआ कि यही बच्चा मछली की आंख में निशाना लगा सकता है। आपको निशाना कहां पे लगाना है? आपको निशाना लबासना मसूरी पहुंचना है। आपका जो मक्का मदीना, आपका जो सबसे पवित्र स्थल है वो मसूरी में है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। अगर मौका हो तो एक बार जाइए जो है मसूरी जो है घूम करके, जो आपका मक्का मदीना है भाई, जो आपका सबसे एक आईएएस के प्रतिस्पर्धी का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल मसूरी का लबासना है। एक बार जाइए, जो ऊर्जा उत्पन्न होगी ना कि मुझे क्यों यूपीएससी के एग्जाम को बीट करना है, बस एक बार जाइए और एक घंटा 2 घंटा वहां पर, अंदर नहीं जाने देंगे, मेन कैंपस में आपको नहीं जाने देंगे, तो ट्रेनिंग सेंटर उसमें नहीं जाने देंगे। अगर बेटा सिलेक्शन हो गया, अगर नीचे वाला रैंक मिला, नीचे वाला रैंक मींस की इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेवेन्यू, फिर भी आप अटेम्प्ट देते रहोगे, देते रहोगे। क्यों? क्योंकि सबको प्रॉपर आईएएस चाहिए। कुछ लोगों का आईपीएस पसंदीदा है, उनको आईपीएस चाहिए, कुछ बहुत ही कम वो है कि आईएएस पसंदीदा है। तो सिलेक्शन लेकर के बार बार इसमें घूमने से अच्छा है कि एक ही बार एकदम मछली की तीर, मतलब जो सबसे टॉप सर्विस है, आईएएस पे निशाना मारा जाए। आईएएस पे निशाना कैसे मारेंगे भाई? सबसे बड़ा खेल क्या है? जितना कुल नंबर है उसमें, सारे नंबर में सबसे बड़ा महत्व मेंस का है। जब सबसे ज्यादा महत्व मेंस का है तो मेंस की आंसर राइटिंग ही थोड़ा अलग किया जाए, थोड़ा किताबी ज्ञान से ऊपर कर दिया जाए, बात बन जाएगी। अब उत्तर लेखन ही सब कुछ है, तो आपके तर्कस में रटा रटाया एक ही नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी सचिन तेंदुलकर के बारे में बताया, आपके तर्कस में भी एक उत्तर को लिखने का कई तरीका होना चाहिए। कारण में एक दिन मैंने कहा आंतरिक कारण और बाह्य कारण, आज उसी बात को थोड़ी दूसरे तरीके से करो, तर्कस में दूसरा चीज बता रहा हूं कि राजनैतिक कारण और आर्थिक कारण। इस राजनैतिक और आर्थिक कारण को 2 भागों में बांट दीजिए। क्या हो गया? राजनैतिक का आंतरिक कारण और बाह्य कारण, बाह्य कारण, और वही आर्थिक का आंतरिक कारण और बाह्य कारण। बात वही है, थोड़ा सा अलग तरीके से, नए अंदाज में है, यही तर्कस के अलग अलग तीर हैं। चलिए तो कहानी की शुरुआत हम लोग करते हैं बक्सर के युद्ध के पूर्व बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियां। बक्सर के युद्ध के पूर्व बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियां। What were the political circumstances prior to the battle of बक्सर? अब राजनीतिक परिस्थितियां में कल आपने क्या देखा? कल आपने प्लासी का युद्ध देखा। प्लासी का युद्ध 1757। उसके बाद नवाब कौन बना भाई? उसके बाद नवाब, बंगाल का नवाब मीर जाफर बना। कब से कब तक था? 1757 से 1760 ईस्वी तक था। मीर जाफर क्या था? प्लासी के युद्ध के बाद, अभी मैंने बताया नवाब सिराजुद्दौला को इसी मीर जाफर का बेटा जो मीरन था उसने हत्या करवा दिया। कल कहानी याद आ रही होगी, अमीर चंद जो धोखेबाज था, बंगाल का जो भेदिया था, पहले मानिक चंद था जिसकी सहायता से कलकत्ता पे अधिकार हुआ था। अमीर चंद था जो सारे विरोधियों को ला करके ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से मिलवाता है। अमीर चंद कहा कि भाई जब सारा खेल मैंने नवाब का बिगाड़ा है, 30 लाख रुपया और नवाब के खजाने में आधा खजाना हमको भी चाहिए, नहीं तो भंडाफोड़ नवाब से करूंगा। 2 तरीके का डॉक्यूमेंट साइन किया गया था, एक सफेद कागज पर, एक लाल कागज पर। सफेद कागज ओरिजिनल है, आज भी भारत सरकार का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसे व्हाइट पेपर कहते हैं, ब्रिटेन की ही तर्ज पे लिया गया है। लाल कागज पर धोखे से क्लाइव ने जो है साइन किया था और अमीर चंद को दिया था कहीं जाके भंडाफोड़ न करे, वो तो नकली था। असली कागज जो व्हाइट पेपर सफेद कागज था, उस पर ये लिखा गया था कि प्लासी के युद्ध के बाद नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर बनेगा। मीर जाफर प्लासी के युद्ध के बाद क्या हो गया भाई? मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी का कठपुतली बन गया, कठपुतली बन गया। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड टू मीर जाफर एज अ पपेट। कठपुतली का मतलब क्या होता है? जैसे सपेरा बीन बजाता है और सांप नाचता है, कठपुतली का मतलब वही होता है कि जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे काम करना है। मीर जाफर ने क्या दिया? 2.34 लाख पाउंड का व्यक्तिगत भेंट क्लाइव को दिया, क्लाइव को दिया।
लगभग 50 लाख रुपया किसे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। और क्या दिया भाई? 24 परगना की जागीर दे दिया। और क्या दिया था? मुक्त व्यापार का अधिकार दिया था। कहां पर दिया था? बंगाल का। इसी को नवाब साहब ने सोचा था ना कि हमारा राजस्व की हानि हो रहा है। इतना लाभ से क्या हुआ भाई? एक प्रश्न हम लोगों ने किया था, गंगा की समृद्धि टेम्स को उर्वर बनाती है। यही जो आज का 50 लाख मत समझिए, आज के लगभग 250 पौने 300 साल पहले का 50 लाख है। आज से मुश्किल से 45 साल पहले 500 रुपया का 10 ग्राम सोना मिलता था। आज 60,000 का। मैं 45 साल का डिफरेंस बता रहा हूं। जमाने का 50 लाख का कीमत आप समझ रहे होंगे। यही जो बेशुमार धन दौलत मिलता है, उसी से क्या होता है? इसी से ये एक बड़ी सेना रखते हैं। अपनी सेना का तकनीकी जो है एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हैं। 1600 से आए हुए हैं और 150 सालों में कुछ बिगाड़े नहीं बिगड़ा यूरोपियों का। और प्लासी के 2 साल के बाद ही बेदारा में हरा दिए। कैसे हरा दिए भाई? 150 साल से और क्यों नहीं हरा पाए? प्लासी के पहले भी दो जो है फ्रांसीसियों से लड़े थे, काफी बार से पहले भी कर दिए रहते। जो है प्लासी की जो समृद्धि मिली, अंतर इसी ने पैदा किया था। तो जो ये मीर जाफर से जो ये आर्थिक लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, इससे कंपनी भारत में या भी बंगाल में ही करते हैं, इससे कंपनी बंगाल में और ज्यादा आर्थिक लाभ की ओर देखने लगी। कौन सा अपना जो है अपने घर का पैसा वो लूट करके दे रहे हैं, और कौन सा अंग्रेजों का ये अपना मुल्क था, अपना वतन था। अब ये और लालची हुए। इनके लालच को पूरा करते करते कंपनी के लालच को पूरा करते करते मीर जाफर को अपने दरबार के सोने के बर्तन तक बेचने पड़ गए। इनकी लालच इतनी बढ़ती गई कि नवाब साहब के पास अब कुछ बचा ही नहीं। He had to sold the gold utensils of the royal palace of नवाब। नौबत ये आ गई कि मैं नवाब किसी, जैसे देखिए वो कहावत हमारे यहाँ कहा जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा इन्होंने क्या किया था, नवाब सिराजुद्दौला के साथ किया था, वक्त का दौर थोड़ा सा और भी 3 साल ही बीता हुआ है। अरे अंग्रेज ये समझ नहीं पाए कि अंग्रेज बिच्छू है, वो डंक मारेंगे। अब अंग्रेजों की लालच को पूरा करते करते स्थिति क्या हो गई कि दरबार के बर्तन तक बेचने पड़ गए। अब ये हाथ खड़े कर दिए मतलब अब मैं और नहीं दे पाऊंगा। तो क्या होता है भाई, 1760 ईस्वी में मीर जाफर को प्रतिस्थापित करके किसे अगला नवाब बनाया गया? तो मीर कासिम को अगला नवाब बनाया गया। मीर कासिम क्या था भाई? योग्य और दूरदर्शी था। मीर जाफर का दामाद मीर कासिम था। अंग्रेजों को लगा कि अब तो ये हाथ खड़ा कर रहा है, नहीं दे पाऊंगा। इनको हटा करके मीर कासिम को बनाया गया। मीर कासिम वाज द कैपेबल एंड ही वाज द विजनरी। वो योग्य भी था और दूरदर्शी भी था। और इसने क्या किया? इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की कठपुतली बनने से मना कर दिया। और अपने निर्णय स्वयं लेने लगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कौन से निर्णय अपना स्वयं लेने लगा? तो पहला काम इसने क्या किया? राजधानी ही परिवर्तन कर दिया। मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों की पकड़ बड़ी मजबूत थी। मुर्शिदाबाद आज बांग्लादेश में पड़ता है। तो पहला काम क्या किया? राजधानी परिवर्तन कहां से? मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। मुंगेर बिहार में पड़ता है। अंग्रेजों को यह बात अखर गई। ठीक है, तो जैसे ही अपने निर्णय स्वयं लेने लगता है, वैसे ही क्या हो जाता है? वैसे ही बक्सर के युद्ध का कारण शुरू हो जाता है। वैसे ही क्या होता है? बक्सर के युद्ध का कारण, जो इनके स्वयं के निर्णय है, यही बक्सर के युद्ध का कारण बनेगा। तो कारण में अभी मैंने क्या कहा था? राजनैतिक कारण,
राजनैतिक कारण में कौन सा कारण बताना है? आंतरिक कारण बताना है। आंतरिक कारण, आंतरिक कारण में पहला पॉइंट क्या है? मीर कासिम के द्वारा राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। आज भी मुझे आप लोग ये बताइए, नोट्स बनाना है? अगर नोट्स बनाना है तो इतना लिख करके नहीं करूं, मैं केवल समझा देता हूं, समझाने के बाद नोट्स बनवा देता हूं। अगर इसी से काम हो जाएगा, जो मैं लिख रहा हूं, कंटेंट राइटर क्लास में बैठे हुए हैं वो भी लिख रहे हैं, वो लिख करके आपको दे ही देंगे। अगर नोट्स बनाना है तो आप बताइए, मैं समझाते जाऊं और नोट्स बनवा दूंगा लास्ट में। अगर इसी से काम हो जाए तो ऐसे से लिख करके अच्छे से फ्लोचार्ट मेथड में बताते चलो। हो जाएगा, ठीक है। अब इतना तेजी से जा रहा है कि मैं क्या, ऐसे ही सही है, उसे देखते हैं आप लोग, अच्छी बात है। नोट्स बनवा दो। चलिए भाई, तो क्या होता है आंतरिक कारण? मीर कासिम के द्वारा राजधानी परिवर्तन किया जाता है। राजधानी परिवर्तन कहां से कहां? तो राजधानी परिवर्तन जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मुर्शिदाबाद से सीधाबाद से मुंगेर। मुंगेर, मुंगेर कहां पे है? बिहार में है। तो ये राजधानी परिवर्तन जो मीर कासिम ने किया, ये बात अंग्रेजों को अखर गया कि अरे ससुर साहब तो हाथ की कठपुतली थे, ये तो आते ही अपने रंग दिखाने लगा। अगला जो जले पे नमक छिड़कना होता है, वो नमक छिड़कना क्या है भाई? तो अगला काम, मुंगेर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना, शस्त्रागार की स्थापना। मीर कासिम लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न आर्टिलरी विद फ्रेंच सपोर्ट इन मुंगेर। फ्रांसीसियों के सहयोग से एक आधुनिक शस्त्रागार, मतलब युद्ध का जो साजो सामान है उसे बनाने का कारखाना स्थापित किया। अंग्रेजों को ये बात जो कहा जाता है ना कि जल भून गए, एक तो राजधानी परिवर्तन किया, दूसरा क्या किया? दूसरा जो है मुंगेर में जाते ही एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। उन्हें लगा ये शस्त्रागार जो युद्ध का साजो सामान बनाने का कारखाना हो रहा है, किसके लिए स्थापित हो रहा है? अंग्रेजों को लगता है कि ये हमसे ही युद्ध की तैयारी कर रहा है, बक्सर के युद्ध का कारण हो जाता है। अगला क्या है भाई? तो अगला जो है राम नारायण का मुद्दा। बिहार के दीवान राम नारायण का मुद्दा। कल आपने राजवल्लभ का मुद्दा देखा था। राजवल्लभ घसीटी बेगम का शुभचिंतक था। ही वाज द वेल विशर ऑफ द घसीटी बेगम। राइट नाउ दिस इज द इंसिडेंट ऑफ द राम नारायण का मुद्दा। क्या मुद्दा है भाई? बिहार का दीवान था। राजधानी अब कहां पे आ गई है? राजधानी बिहार में मुंगेर में आ गया है। नवाब कौन है? नवाब मीर कासिम है। ये अंग्रेजों के चाटुकार बने रहते हैं, जो दीवान रहते हैं, तो फिर वही मीर कासिम का कहना है कि तुम हमारे अंडर में हो कि अंग्रेजों के अंडर में हो। अंग्रेजों की चाटुकारिता को देखते हुए ये क्या करते हैं? मीर कासिम ने इन्हें प्रतिस्थापित कर दिया, इनके पद से प्रतिस्थापित मतलब प्रतिस्थापित तो हटा दिया, सस्पेंड कर दिया। अब ये जाकर के कहां पे शरण लेंगे? तो कल राजवल्लभ का बेटा जो कृष्णदास था वो भी शरण लिया था अंग्रेजों के पास, कंपनी के पास। ये भी जाके शरण ईस्ट इंडिया कंपनी के पास लेंगे। बड़बोलापन इतना ज्यादा था, बड़बोलापन इतना ज्यादा था कि ये मीर कासिम को समझते थे जैसे मीर जाफर कठपुतली था, मीर कासिम को भी समझते थे कि अंग्रेजों की गुलामी हो, अपनी चाटुकारिता भी अंग्रेजों के प्रति करते थे। इनके बड़बोलेपन से मीर कासिम ने फरमान जारी किया। फरमान मतलब कि आदेश जारी किया। आदेश जारी किया कि राम नारायण को हमें सौंपा जाए। अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज कहते हैं भाई कि हमें फायदा मिलना चाहिए, चाहे जैसे फायदा मिले। अगर मीर कासिम मुंगेर चला गया, वहां से भी अगर हमें लाभ मिलता रहे, तो हमारे लिए राम नारायण कौन है? इनकी जो फरमान रहती है कि राम नारायण को सौंपा जाए, कंपनी ने राम नारायण को सौंप दिया। सौंप दिया तो इन्होंने क्या किया? इनका वध करवा दिया, इनकी हत्या करवा दी। इस घटना से अब ये सिद्ध हो गया कि मीर कासिम मीर जाफर की तरह कठपुतली नहीं है। उसका राजनैतिक कद जो है एक नवाब के रूप में बढ़ गया, और अंग्रेजों को फिर से ये बात नागवार गुजर गई कि आपने सौंपने के लिए कहा था और आपने हत्या ही कर दिया। ये सब राजनीतिक मुद्दा है। बात यहां से बिगड़ना शुरू हो गया। अब आते हैं भाई राजनीतिक में बाह्य कारण क्या है? बाह्य कारण क्या है? तो अंग्रेज क्या चाहते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को सर्वोपरि रखना चाहते थे। सर्वोपरि रखना चाहते थे। इसके अंतर्गत ये क्या चाहते थे? इसके अंतर्गत अन्य यूरोपियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को
महत्वाकांक्षाओं को भारत में पूर्णतः समाप्त करना चाहते थे, पूर्णतः समाप्त करना चाहते थे। इसलिए क्या आवश्यक था? इसलिए साम्राज्य विस्तार आवश्यक था, साम्राज्य विस्तार आवश्यक था। बाह्य कारण क्या है भाई? जो बंगाल से बाहर का कारण, तो अंग्रेज तो बाहर ही है। इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा है कि भारत में जब प्लासी में हम जीत ही गए हैं, ऐसा ना हो कि ये फ्रांसीसी जो है, डच जो है, ये फिर से अपना पैर पसारना शुरू करें। जब राजनीतिक बढ़त मिल गया है तो वो हमेशा के लिए स्थापित हो जाए। कैसे स्थापित होगा भाई? केवल बंगाल में रह करके वो राजनीतिक जो सर्वोपरिता है, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, वो तो स्थापित हो नहीं सकता है। सोचते हैं जब साम्राज्य बढ़ जाएगा तो हम मजबूत हो जाएंगे, जब मजबूत हो जाएंगे तो किसी यूरोपीय को फिर बैठ बनाने नहीं देंगे। ये बाह्य कारण है। आइए भाई, अब कहां पे आते हैं? अब हम लोग आते हैं प्लासी के युद्ध का आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या है? आर्थिक कारण में फिर से दो है, आंतरिक और बाह्य कारण। आंतरिक वाला मुद्दा क्या है? तो आंतरिक वाला मुद्दा अंग्रेजों के द्वारा दस्तक प्रथा का दुरुपयोग। अब बच्चों, मुद्दे की बात यह है, ये दस्तक प्रथा क्या है? व्हाट दैट मीन्स ऑफ द दस्तक सिस्टम। तो आपको याद होगा, कल भी हमने चर्चा किया था, मुगल बादशाह फर्रुखसियर थे। फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक सुनहरा फरमान अंग्रेजों को दिया था। सुनहरा फरमान, जिसे गोल्डन फरमान भी कहते हैं। फरमान ये फारसी शब्द है, उसका मतलब आदेश दिया था। वो आदेश क्या था? वो फरमान क्या था कि बंगाल में आपको निःशुल्क व्यापारिक अधिकार, चुंगी मतलब जैसे अभी आप यहाँ दिल्ली से आगरा वाले एक्सप्रेसवे या किसी भी एक्सप्रेसवे पे जाएंगे, दिल्ली से मुंबई है तो टोल टैक्स देना होता है। टोल टैक्स मतलब उसे क्या कहेंगे? हिंदी में जो भी कहेंगे। तो ये निःशुल्क इनको मिल गया था कि आप कहीं भी व्यापार करो, कहीं भी आओ जाओ, कोई भी आपको जो है पुल है तो पुल पे आपको टैक्स देना है। चुंगी कर उसे कहेंगे, चुंगी कर। अब ये होता क्या था? ये तो जो लालची बंदर कहा जाता है, अंग्रेज क्या थे? लालची बंदर ही थे। अपने तो एक पैसा नहीं देते थे, जो टैक्स होता था टोल टैक्स, 1 रुपया नहीं देते थे। फ्री व्यापार करने के लिए दस्तक मतलब ये कोई पास होता था, जैसे एटीएम कार्ड आप रखते हैं वैसा ये पास होता था। आप जाइए, वो दिखाइए, दिखाने के बाद क्या है, आप बिना कोई कर दिए आप बात कर जाइए। तो मेन जो वो शाही फरमान था उसमें दस्तक होना चाहिए था। दस्तक मतलब एक तरीके से पास है। जैसे मैंने कार्ड व्यवस्था पुर्तगालियों का बताया था, समंदर में व्यापार करना है तो बंदरगाह, भारतीय बंदरगाह पर कुछ पैसा देकर के कार्ड, मतलब वो पास है कि इससे पास से अब चले जाएंगे। तो अब इस दस्तक का अंग्रेज दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग किस सेंस में? मान लीजिए, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं कि मान लीजिए कि एक जगह पे जो चुंगी कर देना है, 500 रुपया देना है पुल पार करते समय, अंग्रेज तो वो दिखा करके फ्री में पार कर रहे हैं। भारतीय व्यापारियों को भी वो कहते थे कि 250 हमें दो, ये दस्तक ले जाओ, तुम्हें 500 रुपया में 1 रुपया नहीं देना है, तुम्हारा भी फायदा हमारा भी फायदा। तो घूस लेकर के, अनैतिक तरीके से भारतीय व्यापारियों से पैसा लेकर के इस दस्तक को, मतलब इस पास को भारतीय व्यापारियों को देते थे। अब अंग्रेज 1 रुपया कर तो दे नहीं रहे हैं, भारतीय व्यापारियों का जो कर था, जो खजाने में आना चाहिए था, शाही खजाने में आना चाहिए था, वो भी अंग्रेज अपने पास लेके जा रहे हैं। मीर कासिम के बारे में मैंने क्या कहा भाई? मीर कासिम योग्य है और दूरदर्शी है। इसे लगता है बेवकूफ बना रहे हैं, इसे लगता है कि बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ समझे हैं। एक फुटी कौड़ी आप दे नहीं रहे हैं। जो भारतीय व्यापारियों का कर के रूप में खजाने में पैसा आ रहा था वो भी आपके पॉकेट में जा रहा है। तो कहता है कि न मेरा तो न तेरा। अब दस्तक के दुरुपयोग को ये क्या करता है? मीर कासिम बंद करवा देता है। बंद कैसे करवा देता है? कहता है कि भारतीय व्यापारी भी फ्री में व्यापार करेंगे। अब घूस के रूप में जो पैसा अंग्रेजों को पॉकेट में जाता था, भारतीयों को भी फ्री कर दिया, अब वो अंग्रेजों के पॉकेट में नहीं जा रहा है। अंग्रेज तिलमिला जाते हैं और बक्सर का युद्ध हो जाता है। बाह्य कारण क्या है भाई? तो बाह्य कारण जो है वह अंग्रेज वही वाला होगा जो प्लासी के युद्ध का, औद्योगिक क्रांति को देखते हुए केवल बंगाल ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा चाहते थे। तो अभी लगा बंगाल ही नहीं, सारा भारत का जो नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन है, वो हमारा हो जाए। इसके लिए बंगाल से विस्तार करना जरूरी था और परिणाम बक्सर का युद्ध होता है। अब क्या होता है? अब बक्सर के युद्ध का आकस्मिक कारण, बक्सर के
युद्ध का आकस्मिक कारण, आकस्मिक कारण क्या है? आकस्मिक कारण है जैसे ही दस्तक के दुरुपयोग को ये बंद करते हैं वैसे ही इन लोगों में मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। राम नारायण को मार भी दिए थे। तो ऐसे में क्या होता है, बिहार में पटना है, पटना के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रमुख एलिस ने मीर कासिम के ऊपर हमला किया, परंतु मीर कासिम ने एलिस सहित अन्य ब्रिटिश सैनिकों को बंदी बना लिया। अब यही घटना आग में घी का काम कर दिया। आपने हमारे भाई प्लासी भी याद है ना, 123 मर गए और 23 जिंदा बचे, मद्रास से बंगाल तक आया था वो। अब क्या होता है भाई, अब जो है इनके ऊपर मीर कासिम को नवाब के पद से बर्खास्त करके क्या होगा, बर्खास्त करके मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया जाएगा। मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया जाएगा तथा मीर कासिम के ऊपर आक्रमण किया जाएगा। जैसे ही मीर कासिम के ऊपर आक्रमण किया जाएगा, मतलब मुंगेर पर आक्रमण किया जाएगा, मीर कासिम युद्ध बंद करने के लिए कहेगा कि हमसे युद्ध मत लड़िए, सेना को वापस बुला लीजिए। सेना वापस नहीं बुलाई जाएगी तो ये क्या करेगा, सारे ब्रिटिश सैनिकों की हत्या करवाकर, सारे जो ब्रिटिश सैनिक हैं इनकी हत्या करवाकर भाग जाएंगे और अवध पहुंचेंगे। सारे जो ब्रिटिश कैद हैं इनको मार करके, इनकी हत्या करवा करके क्या करेंगे, भाग जाएंगे। कहां पहुंचेंगे? अवध पहुंचेंगे। अवध मतलब लखनऊ, अयोध्या का क्षेत्र। जब अवध पहुंचेंगे तो यहीं पर कौन रहता है, जब अवध पहुंचेंगे तो यहीं पर शहंशाह हिंदुस्तान मुगल बादशाह भी बैठे हुए थे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर त्रिगुट संधि बनेगी। क्या कहते हैं कि ये अंग्रेज जो बंगाल में आज हमारे साथ किए, और हमको नवाबी पर से हटा दिए, कल ये आपके साथ करेंगे, मतलब कल अवध के साथ करेंगे। आप भी पद से जाएंगे नवाबी के। वहीं पे मुगल बादशाह बैठे रहते हैं, उनसे कहते हैं जनाब किसी भी मुगालते में मत रहिएगा, आज हमारे साथ किए हैं, कल अवध के साथ करेंगे, परसों शहंशाह हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा। मीर कासिम योग्य था, दूरदर्शी था, वो कहता है पूरे दुनिया में इन्होंने इसी तरीके से अपने उपनिवेश का विस्तार किया है। तो त्रिगुट संधि में कौन कौन शामिल होगा, तो त्रिगुट संधि में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शामिल होंगे, अवध के नवाब सुजाऊ दौला शामिल होंगे, और मीर कासिम, बंगाल का बर्खास्त नवाब, पूर्व नवाब मीर कासिम। इस त्रिगुट संधि का निर्माण हुआ, दिन कौन सा रहेगा, दिन जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी रहेगा। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को कहां है भाई, जगह कौन सा है, बक्सर का मैदान। बक्सर कहां पे है, बिहार में है। इस बक्सर के मैदान पे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक्टर मुनरो रहेगा। दोनों के मध्य क्या होता है, दोनों के मध्य युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध होगा। परिणाम क्या होगा भाई, परिणाम क्या होगा, इस बक्सर के युद्ध में एक बार पुनः अंग्रेज विजयी हुए और उत्तर भारत के 3 प्रमुख शक्तियों को पराजित किया। 3 प्रमुख शक्तियों को पराजित किया और इस प्रकार क्या हुआ, बक्सर के युद्ध से उत्तर भारत पर अंग्रेजों का राजनैतिक प्रभुत्व
स्थापित हुआ, स्थापित हुआ और यहीं पर ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का प्रथम चरण समाप्त हुआ। इसके बाद इलाहाबाद की संधि होगी। अब बच्चों फटाफट मुझे बताइए कि प्रथम चरण समाप्त हो गया, कोई भी डाउट है, कोई भी शंका समाधान है तो फटाफट पूछ लीजिए, या तो मुझे क्लियर का मैसेज चाहिए, क्लियर का मैसेज देंगे तो एक मेंस का प्रश्न और करा दूंगा, जो पूछा गया प्रश्न एक मेंस का प्रश्न और करा दूंगा। प्री का क्वेश्चन क्या है पहले वो भी बता दे रहा हूं और मेंस का क्वेश्चन भी बता दे रहा हूं। चलिए भाई 90% से ज्यादा, 90 क्या 95% से ज्यादा जो है क्लियर कहिए, एक आध जो ही मुझे दिखा फिर से कह दे रहा हूं। एलिस को इन्होंने क्या किया, एलिस को पराजित किया, अन्य अंग्रेजों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। ये घटना आकस्मिक कारण बन जाती है, अंग्रेज जब आग बबूला हो जाते हैं, इसे महान अपराध मान करके इन्हें बर्खास्त कर देते हैं कि नवाब मीर कासिम नहीं रहेगा और इनके ससुर साहब को फिर से नवाब बना दिए। 1763 की घटना है, ये कब की बात है, 1763 ईस्वी की बात है। और जब ये बर्खास्त हो गए तो इनके ऊपर आक्रमण कर दिया गया। बार बार कहते रहे कि नहीं आप अपनी सेना बुला लीजिए, नहीं बुलाते हैं तो सारे बंदियों की हत्या करा करके कहां भाग जाते हैं, अवध चले जाते हैं। त्रिगुट मतलब ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल अलायंस मतलब 3 लोग मिल करके लड़े। जब 3 लोग मिल करके लड़े तो ये भाग करके जाते कहां पे, सारे अंग्रेजों को मार करके जाते कहां पे हैं, अवध में जाते हैं। वहीं पर मुगल, अवध में ही मुगल बादशाह भी बैठे हुए थे और कहते हैं आज मेरे साथ अंग्रेजों ने ऐसा किया, आज बंगाल के साथ ऐसा हुआ, कल अवध के साथ होगा और परसों मुगल बादशाह के भी साथ होगा। तो एक बार आइए तीनों लोग मिल करके हमला करें और पराजित करें। तीनों मिल गए, मिल करके हमला किए। दिन था 22 अक्टूबर 1764, मैदान था बिहार का बक्सर का मैदान। इधर से कौन लड़ा, इधर से हेक्टर मुनरो लड़ा। परिणाम क्या हुआ, हेक्टर मुनरो ने उत्तर भारत की तीनों बड़ी शक्तियों को हरा दिया और समस्त उत्तर भारत में, प्लासी से बंगाल का निर्णय हुआ, बक्सर से उत्तर भारत के भाग्य का निर्णय हुआ और प्रथम चरण यहीं पे समाप्त हो गया। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे प्रश्न, पहले प्री का प्रश्न बता देता हूं। प्री का प्रश्न यहां से पूछता है कि बार बार आप गलती करते हैं कि आपको लगता है कि प्लासी में क्लाइव लड़ा था तो यहाँ पे भी क्लाइव लड़ा होगा। क्लाइव 1760 में चला गया था। यहाँ पे कौन लड़ा था, हेक्टर मुनरो लड़ा था। अगला प्रश्न है मीर कासिम के साथ उत्तर भारत की कौन सी 2 शक्तियां या कौन अन्य 2 राजा लड़े थे, तो अवध के नवाब और मुगल बादशाह लड़े थे। कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, मीर कासिम कब अपने पद से बर्खास्त किए गए, 1763 में किए गए। मीर कासिम के बाद बंगाल का नवाब फिर से कौन बन गया, मीर जाफर बन गया। बक्सर के युद्ध का कारण में वो स्टेटमेंट बनाएंगे, आगे आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट बनाएंगे तो स्टेटमेंट में आपको सारा कारण मैंने जो किताब में नहीं दिया है वो भी बताया है। अब बच्चों ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्लासी एक धोखा था, प्लासी एक धोखा था परंतु बक्सर में कोई धोखा नहीं हुआ था। प्लासी एक धोखा था परंतु बक्सर में कोई धोखा नहीं हुआ था। बक्सर में वास्तविक रूप से 3 बड़ी सेनाएं लड़ी थी लेकिन फिर भी हार गई थी, फिर भी हार गई थी। तो अब क्या सिद्ध हो गया, अब यह सिद्ध हो गया कि जो पुराने ढर्रे की भारतीयों की लड़ने की परंपरा है, बर्छी ढाल कृपाण कटारी, अब वो नहीं चलेगा। अंग्रेजों के पास बंदूक है, आप कितने बड़े बाहुबली है, तलवार लेकर के आएंगे, लड़ेंगे तब तो मारेंगे। अब 150 आ रहे हैं, यहाँ पे 10 बंदूक लेकर के बैठे हुए हैं और 100-200 को कई मीटर दूर ही गोलियों से भून दे रहे हैं। आधुनिक युद्ध प्रणाली आ गया, यहां पे कोई धोखा नहीं हुआ था। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है ये भी कथन ही है, प्लासी का युद्ध एक धोखा था, एक धोखा था परंतु बक्सर का युद्ध एक वास्तविक युद्ध था, एक वास्तविक युद्ध था जिसमें आधुनिक तकनीकी कौशल की भारतीयों के परंपरागत युद्ध प्रणाली पर, आधुनिक युद्ध कौशल की भारतीयों के परंपरागत युद्ध प्रणाली पर विजय प्राप्त हुआ था। सविस्तार चर्चा करें। The Battle of Plassey was the great betrayal, but the Battle of the Buxar was the real war in which the advanced warfare technology proved victorious over the traditional Indian warfare technique. Elaborate. प्लासी का युद्ध एक धोखा था परंतु बक्सर का युद्ध एक वास्तविक युद्ध था जिसमें आधुनिक तकनीकी कौशल की भारतीयों के परंपरागत युद्ध प्रणाली पर विजय प्राप्त हुआ था। सविस्तार चर्चा करें। बस वही तो मैं कह रहा हूं भाई, आपको इस प्रश्न में क्या करना है, पैरा 1 में प्रस्तावना देना है। इस बार प्रस्तावना क्या होगा,
इस बार प्रस्तावना जो है पैरा 1 प्रस्तावना, इस बार प्रस्तावना किससे होगा? प्लासी और बक्सर के युद्ध के परिचय के साथ। पैरा 2 में क्या बताएंगे? पैरा 2 में प्लासी एक धोखा था जिस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, धोखा था, सिद्ध करना है। पैरा 3 में क्या बताएंगे? पैरा 3 में बताएंगे बक्सर एक वास्तविक युद्ध था। बक्सर एक वास्तविक युद्ध था, इसमें आप बताएंगे कि यहां पे कोई भी षड्यंत्र नहीं हुआ था और अपनी पूर्ण सामर्थ्य क्षमता के साथ न केवल मीर कासिम लड़े थे, न केवल अवध के नवाब लड़े थे, बल्कि शहंशाह हिंदुस्तान मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय लड़े थे। इतनी बड़ी 3 शक्तियों के लड़ने के बाद भी अंग्रेजों ने कैसे इन्हें पराजित कर दिया? इस युद्ध ने सिद्ध कर दिया कि अब परंपरागत युद्ध प्रणाली के दिन लद गए तथा अत्याधुनिक और अति प्रशिक्षित यूरोपीय सैन्य प्रणाली ही भारतीयों पर अपनी विजय को स्थापित करेगी। और अंततः हेक्टर मुनरो ने इन तीनों लोगों को पराजित किया। चलिए भाई, तो अब इसके साथ क्या बताएंगे? अगले पैराग्राफ में आएंगे, पैरा 4 में आएंगे और पैरा 4 में निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कर दीजिए। पैरा 4 में निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त करें। चलिए भाई, तो कहने का अर्थ है कि अभी आप लोग का तीसरा टॉपिक चल रहा है। कम से कम 8-10 प्रश्न को मैंने आप लोगों के साथ चर्चा किया। अभी पूरा आधुनिक भारत बचा हुआ है। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे, 1857 के बाद आधुनिक इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है और सही मायनों में प्री कम मेंस बैच के साथ जस्टिफाई होगा। अगर अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, विश्वास मानिए अभी उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा हूं। कुछ ही दिनों में, महीने भर में आप लोग दौड़ना सीख जाएंगे। महीने भर में अभी उंगली पकड़ के जैसे बच्चे को चलना सिखाया जाता है, विश्वास मानिए आप इसी तरीके से चलते चलते दौड़ना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आइए भाई, बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है? बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि कब होता है? 1765 ईस्वी में होता है। इलाहाबाद की दो संधि हुआ। एक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरा जो हुआ अवध के नवाब सुजाऊ दौला के साथ। इलाहाबाद की संधि किसने किया? तो ये रॉबर्ट क्लाइव फिर से आ गए हैं, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हुआ था। ये सब प्रश्न पूछा गया। युद्ध किसने लड़ा था? हेक्टर मुनरो ने लड़ा था। अभी क्या है? अभी रॉबर्ट क्लाइव आ गया। ये सारे प्री में प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए भाई, मुगल बादशाह के साथ क्या होता है? तो मुगल बादशाह अब जो है अंग्रेजों के पेंशनर हो गए। 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दिया गया। 26 लाख ही है, यस, इनको 26 लाख रुपया का वार्षिक का पेंशन दे दिया गया। अगला क्या हुआ? अगला अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद लेकर मुगल बादशाह को दे दिया गया। कड़ा और इलाहाबाद लेकर के क्या हुआ? इसे मुगल बादशाह को दे दिया गया। हाँ, में लाइव क्लास में बताइए। हाँ भाई, तो क्या है? अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद ले लिया जाता है और लेकर के किसे दे दिया जाता है? लेकर के जो है शहंशाह हिंदुस्तान मुगल बादशाह को दे दिया जाता है। अगला जो टर्म एंड कंडीशन है इसमें, और कुछ विशेष तो इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये 2 टर्म एंड कंडीशन इनके साथ फॉलो किया जाता है। अवध के नवाब के साथ क्या साइन किया जाता है? तो इनका साम्राज्य इन्हें 52 लाख रुपया का एवज में है, नहीं 50 लाख रुपया, इनका साम्राज्य इन्हें 50 लाख रुपए के युद्ध क्षतिपूर्ति पर वापस मिल गया। बहुत ही प्लान्ड तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। अवध में नवाब के खर्च पर
एक ब्रिटिश सेना रख दिया गया। अवध को किस रूप में प्रयोग किया गया? तो अवध को बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया गया। अभी मैं समझा रहा हूं कि बफर स्टेट का मतलब क्या होता है। तथा बनारस को कंपनी के विश्वास पात्र बलवंत सिंह को दे दिया गया। बलवंत सिंह को दिया गया। बनारस इनका ही हिस्सा बना रहा, लेकिन बनारस में कंपनी के विश्वास पात्र बलवंत सिंह को बैठा दिया गया। तो चलिए भाई, इलाहाबाद की संधि में, अच्छा बफर स्टेट किसे कहते हैं? बफर स्टेट जो है दो शत्रु के बीच में किसी एक को यूज करना, अपने हित के लिए यूज करना। जैसे क्या है? जैसे इधर चीन है, इधर चाइना है, तो नेपाल और भूटान हमारे लिए क्या है? नेपाल और भूटान को हम लोग बफर स्टेट के रूप में यूज करते हैं। चीन की सीमा सीधे हमसे यहां पे न जुड़ने पाए, तो बीच में नेपाल और भूटान बफर स्टेट है। दो शत्रु के बीच में किसी, तो दक्षिण एशिया में हम लोग बिग ब्रदर की भूमिका निभाते हैं। आईआर में आप पढ़ेंगे, इंडिया के फॉरेन रिलेशन में पढ़ेंगे कि दक्षिण एशिया में हम लोग बिग ब्रदर की भूमिका निभाते हैं। तो वैसे ही क्या है भाई, अभी मुगल बादशाह को पेंशन दिया गया, अभी मुगल बादशाह की शक्ति बची हुई है, और यहाँ पे बंगाल में क्या है? बंगाल में अंग्रेज है। अवध को कैसे यूज किया गया? अवध को बफर स्टेट के रूप में यूज किया गया। बफर स्टेट के रूप में यूज किया गया। चलिए भाई, कहानी समाप्त हुआ। अब क्या करूं, शुरू से नोट्स लिखवाऊं या द्वैध शासन पे नोट्स लिखवा दो? चलिए हम शुरू से ही नोट्स लिखिए, शुरू से लिखिए जो है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनका वो आ रहा है। लिखिए बक्सर का युद्ध, फटाफट लिखिए बक्सर का युद्ध। नोट संक्षेप में बनवा दे रहा हूं, ये चीजें डिटेल में रहेंगी आप लोगों के साथ, नोट संक्षेप में बनवा दे रहा हूं। लिखिए बक्सर का युद्ध। कारण में लिखिए राजनैतिक कारण में लिखिए राजनैतिक कारण। जिनका नहीं मन है, जिनको लग रहा है कि इससे काम हो जाएगा, वो क्लास से हम जा सकते हैं, अभी 10-12 मिनट बचा हुआ है। राजनैतिक कारण के नीचे लिखिए आंतरिक कारण। लिखिए मीर कासिम मीर जाफर की जगह 1760 ईस्वी में, मीर कासिम मीर जाफर की जगह 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। जिनको लिखना है वो तुरंत तेज लिखिएगा। बंगाल का नवाब बना तथा वह कंपनी का कठपुतली बनने से मना कर दिया। अगला पॉइंट लिखिए राम नारायण का मामला या राम नारायण का मुद्दा। ये हेडिंग है, राम नारायण का मुद्दा। राजनीतिक के आंतरिक कारण में ये हेडिंग है, राम नारायण का मुद्दा। राम नारायण बिहार का दीवान था तथा मीर कासिम के साथ उसका अपना राजनैतिक मतभेद था। जिससे मीर कासिम ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। और राम नारायण कंपनी की शरण में चला गया। नेक्स्ट पॉइंट, मीर कासिम ने एक फरमान जारी किया कि कंपनी राम नारायण को उन्हें सौंप दे। तथा कंपनी ने आदेश का पालन करते हुए उन्हें सौंप दिया। कंपनी ने आदेश का पालन करते हुए राम नारायण को या उन्हें सौंप दिया। जिससे मीर कासिम का राजनैतिक कद अत्यधिक बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मीर कासिम के द्वारा
राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया जाना, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया जाना। नेक्स्ट पॉइंट, मीर कासिम ने मुंगेर में फ्रांसीसियों के सहयोग से एक आधुनिक कारखाना स्थापित किया, एक आधुनिक शस्त्रागार कह लीजिए, एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया, जिससे ब्रिटिश कंपनी मीर कासिम के प्रति शंकालु हो गई, जिससे ब्रिटिश कंपनी मीर कासिम के प्रति शंकालु हो गई। नेक्स्ट आर्थिक कारण कर लीजिए, आर्थिक कारण, अच्छा सॉरी बाह्य कारण कीजिए, राजनीतिक में भी बाह्य कारण करना, बाह्य कारण। अंग्रेज भारत में अपनी राजनीतिक प्रभुता स्थापित करना चाहते थे, अंग्रेज भारत में अपनी राजनीतिक प्रभुता स्थापित करना चाहते थे और फ्रांसीसी डच अथवा अन्य किसी यूरोपीय शक्ति के भारत में राजनैतिक अवसरों को पूर्णतः समाप्त करना चाहते थे। इसलिए भी भारत में साम्राज्य विस्तारवाद आवश्यक था। और बक्सर का युद्ध इसी महत्वाकांक्षा का परिणाम था, हेडिंग दीजिए आर्थिक कारण, उसके नीचे दीजिए आर्थिक कारण में नीचे हेडिंग दीजिए आंतरिक कारण। मुगल बादशाह फारूक सियर ने ही अंग्रेजों को बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार दिया था। मुगल बादशाह फारूक सियर ने ही अंग्रेजों को बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार दिया था, जिसका अंग्रेज निरंतर दुरुपयोग कर रहे थे। नीचे हेडिंग दीजिए दस्तक प्रथा, निरंतर दुरुपयोग कर रहे थे, फुल स्टॉप, दस्तक प्रथा। लिखिए, मुक्त व्यापार के अंतर्गत दस्तक एक व्यापारिक पास था, जिससे अंग्रेजों को मुक्त व्यापार का अधिकार मिलता था। अब अंग्रेज कुछ आर्थिक लाभ के बदले में 10 मिनट और लूंगा भाई, टाइम हो गया, 10 मिनट और लूंगा क्योंकि नोट्स आप ही लोगों ने कहा है, तो 10 मिनट के लिए तैयार रहिए। जिसका अंग्रेज कुछ आर्थिक लाभ के बदले में निरंतर दुरुपयोग कर रहे थे, जिससे नवाब को राजस्व की हानि होती थी। हेडिंग दीजिए बाह्य कारण, जिससे नवाब को आर्थिक हानि होती थी। एक लाइन और ऐड कर लीजिए, अतः उन्होंने दस्तक के दुरुपयोग को बंद कर दिया। जो बक्सर युद्ध का कारण बना। हेडिंग दीजिए बाह्य कारण। लिखिए, अंग्रेजों के द्वारा औद्योगिक क्रांति के पश्चात भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण का दृष्टिकोण था, जिससे
जिससे इन कच्चे संसाधनों के बदले में उन्हें कोई धन भारतीयों को न देना पड़े, जिससे कच्चे संसाधनों के बदले में उन्हें कोई धन भारतीयों को न देना पड़े। हेडिंग दीजिए, बक्सर के युद्ध का परिणाम। बक्सर के युद्ध का परिणाम लिखिए। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतः मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल बादशाह के त्रिगुट संगठन को पराजित किया। मीर कासिम अवध के नवाब मुगल बादशाह के त्रिगुट संगठन को पराजित किया। हेडिंग दीजिए, बक्सर के युद्ध का प्रभाव। बक्सर के युद्ध का प्रभाव। उसके नीचे हेडिंग दीजिए, राजनैतिक प्रभाव। राजनैतिक प्रभाव लिखिए। बक्सर के युद्ध से अब अवध का नवाब बक्सर के युद्ध से अब अवध के नवाब अंग्रेजों के कठपुतली हो गए। अंग्रेजों के कठपुतली हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों ने अवध के नवाब को बफर राज्य के रूप में प्रयोग किया। बफर राज्य के रूप में प्रयोग किया। नेक्स्ट, मुगल बादशाह अब अंग्रेजों के पेंशनर हो गए। मुगल बादशाह अब अंग्रेजों के पेंशनर हो गए। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध से अब अंग्रेजों की राजनीतिक प्रभुसत्ता बक्सर के युद्ध से अब अंग्रेजों की राजनीतिक प्रभुसत्ता संपूर्ण उत्तर भारत में स्थापित हो गया। संपूर्ण उत्तर भारत में स्थापित हो गया। हेडिंग दीजिए, आर्थिक प्रभाव। हेडिंग दीजिए, आर्थिक प्रभाव लिखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल गया। अगला पॉइंट, बक्सर के युद्ध से अब भारत का बाजार ब्रिटिश सामानों के लिए खोल दिया गया। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत में विऔद्योगीकरण की नीति को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। हेडिंग दे दीजिए, इलाहाबाद की संधि। कल करवाऊंगा, सॉरी कल तो संडे है। इलाहाबाद की संधि 5 मिनट का काम है, उसे हम लोग कब देखेंगे? अगली क्लास शुरू होगा, 5 मिनट में कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के द्वितीय चरण की तरफ बढ़ेंगे और द्वितीय चरण में जो है दक्षिण भारत की तरफ रुख किया जाएगा। तो चलिए भाई, आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं कल हम लोग, कल नहीं द डे आफ्टर टुमारो, सोमवार को इसी समय इसी मंच पर। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।